आज की इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 8th चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। पवन, तूफान और चक्रवात, आपने ये नाम अवश्य सुने होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र में ये जो चित्र है ये किस चीज़ का है? उड़ीसा के समुद्र तट की ओर आता हुआ चक्रवात का चित्र है, जो उपग्रह के द्वारा लिया गया है, सैटेलाइट के द्वारा या उपग्रह के द्वारा। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात के कारण 45,000 घर या भवन नष्ट हो गए थे, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से फिर से एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत सप्लाई पर बहुत बुरा असर डाला। अब चक्रवात क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इनको हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। देखिए, वायु दाब डालती है। इसके लिए हम एक जो एक्टिविटी करेंगे ये है, एक टीन का डिब्बा लेंगे, इसमें पानी थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम लैंप से या मोमबत्ती से गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाता है, भाप बनने लगती है, हम मोमबत्ती बुझाकर, लैंप बुझाकर ढक्कन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। जैसे ही हम ठंडा पानी डालते हैं, हम देखते हैं ये डिब्बा पिचक जाता है। अब देखिए, ये टिन का डिब्बा हमने लिया हुआ है, इसके बदले हम प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की बोतल को मोमबत्ती से या लैंप से गर्म नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और गर्म पानी डालकर इसको भी क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा पानी डाल के इसे ठंडा करेंगे। ये भी क्या होता है, जैसे डिब्बा पिचक जाता है, ये भी पिचक जाती है। क्यों होता है ऐसा? जब डिब्बे पर या बोतल पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। तो दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है, क्योंकि बाहरी वायु अंदर की ओर अधिक दाब लगाती है। तो इस दाब के कारण डिब्बा क्या होता है, पिचक जाता है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा ये पता चलता है कि वायु दाब डालती है या वायु के कारण प्रेशर लगता है। इसलिए क्या होता है, डिब्बे का आकार बिगड़ जाता है या डिब्बा या बोतल पिचक जाती है। इसी तरह से देखिए, आपने कभी पतंग उड़ाई होगी, आपने नहीं उड़ाई तो किसी को देखा होगा पतंग उड़ाते हुए। अगर वायु पतंग की दिशा में ही बहती है तो पतंग उड़ाना आसान होता है, और अगर पतंग जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत वायु चलती है तो पतंग उड़ाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी तरह से आप नाव में बैठे होंगे, अगर वायु नाव की ही दिशा में बह रही है तो क्या होगा, नाव चलाना आसान होगा। लेकिन वायु अगर नाव के विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या होगा, नाव चलाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसी तरह से पवन की विपरीत दिशा में साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। आपने साइकिल के टायर में हवा भरते हुए देखा होगा। जो टायर की ट्यूब होती है उसमें हवा भरी जाती है। क्यों भरते हैं हवा? क्योंकि ट्यूब के कारण पहिए का एक आकार बना रहता है। तो उससे क्या होता है, जो साइकिल का वजन है या जो साइकिल में जो बैठता है उसका वजन किस पर आ जाता है, टायर पर या पहिए पर आ जाता है। तो इसलिए जो साइकिल के टायर हैं उसके ट्यूब में हवा भरी जाती है। अब देखिए, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी से कर सकते हैं। सरल सी एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, एक बोतल चाहिए
और कागज़ का टुकड़ा लेंगे। हम कागज़ के टुकड़े को गेंद के आकार में बदल देंगे। अब गेंद के आकार का हम इतनी बड़ी गेंद बनाएंगे कि ये बोतल का जो मुंह है उससे छोटी हो। अब हम क्या करेंगे, कागज़ की गेंद को बोतल के पास रख देंगे, मुंह के पास ही रखेंगे। अब हम फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी को हम अलग अलग आकार की बोतलों के साथ कर सकते हैं। अब कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तब मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ वायु दाब कम हो जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के वायु दाब से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो जो कागज़ की बॉल है उसको अंदर को नहीं आने देती वो वायु। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे 2 बैलून लिए हैं, लगभग एक ही आकार के हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर दिया है और दोनों गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांध देंगे और उसे एक किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका देंगे। अब गुब्बारों के बीच से जोर से फूंक मारेंगे। गुब्बारों के बीच फूंक मारने के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है इसमें। यहाँ पे क्या होता है, गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो गुब्बारे एक दूसरे की ओर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जब गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वायु का दाब वहाँ पर कम हो जाता है, तो गुब्बारे के बाहर की ओर से जो दाब है वो अधिक होता है और गुब्बारा अंदर की ओर आने लगता है। इसी तरह से क्या आप फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उठा सकते हैं? देखिए, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस तरह पकड़ेंगे कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारेंगे। कागज़ की पट्टी में ऊपर से फूंक मारते हैं तो कागज़ क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है। फिर से ऐसा तब संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है, यानी पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाने के कारण कागज़ की पट्टी को ऊपर से फूंक मारने पर कागज़ ऊपर की ओर को आता है। आपने देखा होगा, जब तेजी से हवा चलती है या तीव्र वेग की पवन जब प्रवाहित होती है तो क्या होता है, जो कमज़ोर छत होती हैं उनको अपने साथ उड़ा ले जाती है। ये पवन जो है ये कैसे बनती हैं, ये अपने साथ वर्षा कैसे लाती हैं, ये कभी कभी विनाशकारी कैसे हो जाती हैं, तो इसको हम समझते हैं। अब देखिए पवन क्या होती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर को बहती है। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता होती है। तो इसका कारण क्या है? क्या ताप में विभिन्नता के कारण दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है? इन सब को हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। देखिए, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। ये एक क्वथन नली लेंगे, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर बांध देंगे और बांधने के बाद हम टेप का प्रयोग कर सकते हैं। अब गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखेंगे कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक हम देखेंगे कि गुब्बारे के आकार में क्या कोई परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकालेंगे, इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने देंगे। अब अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा जल रखेंगे और क्वथन नली को पहले की तरह 2-3 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख देंगे। गुब्बारे के आकार में क्या फिर से परिवर्तन होता है? क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर क्यों पिचक जाता है?
इसका कारण क्या है? वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है, जिसके कारण क्या होता है? क्वथन नली की वायु गुब्बारे में भर जाती है। और जब हम उसे ठंडा करते हैं, वायु का क्या होता है? संघनन होता है। तो वायु जो है, ये संघनन होने के कारण अब क्या होगा? कम जगह घेरेगी, उसके कारण क्या होगा? गुब्बारा पिचक जाएगा। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, समान माप की कागज की 2 थैलियाँ या कागज के 2 खाली कप लेंगे। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका देंगे और लटकाएंगे इस तरह कि थैलियों या कपों का मुख नीचे की ओर रहे। छड़ के बीच में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ेंगे कि जैसे तराजू में होता है। अब देखिए क्या करेंगे। एक किसी भी थैली के नीचे से जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे। क्या थैलियों का संतुलन बिगड़ जाता है? क्या एक क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। इसका कारण क्या है? गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, जिसके कारण जिस थैली के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखी है, वो थैली क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, मोमबत्ती जिसके नीचे है वो थैली ऊपर की ओर उठ जाती है। अब देखिए, सारी एक्टिविटी करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ना चाहिए। इस ध्यान रखना चाहिए कि लौ कागज की थैली से दूरी पर हो। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है या वायु अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वो हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर की ओर उठता है। इसीलिए फैक्ट्रियों में चिमनियां ऊपर की ओर लगाई जाती हैं। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो वायु जब ऊपर उठेगी तो उस स्थान का वायु दाब क्या होगा? कम होगा और दूसरी ओर से वायु इस ओर बहने लगेंगी। ऐसी स्थितियों का विवरण जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां कौन सी हैं? देखिए, पहली है भूमध्य रेखी और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे क्या होता है? इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है। ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म स्थानों की ओर होने लगता है। देखिए, वायु के बहने का एक और कारण है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ग्रीष्म काल में थली क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर को बहने लगती है। ये मानसूनी पवन होती है। देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मॉनसून निर्मित होता है। ये मॉनसूनी पवन
अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती हैं। तो जलवाष्प लाने के कारण मानसून के कारण क्या होता है, वर्षा होती है, क्योंकि ये वायु किधर से आ रही है, समुद्र के ऊपर की ओर से बह के आ रही हैं, वो अपने साथ जलवाष्प लेकर आती हैं। अब शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर को बहती है। देखिए ग्रीष्मकाल में क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़मीन के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, समुद्र के ऊपर की वायु उस ओर को बहकर अपने साथ क्या लाती हैं, ये जलवाष्प लाती हैं। और इस तरह से ग्रीष्मकाल और शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन बहने लगती है, और पवन अपने साथ क्या करती है, ग्रीष्मकाल में अधिक पानी लाती हैं। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। ये प्रक्रम जलचक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं, और इससे हमें क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है। भारत में किसान अपनी फसल के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत आपने सुने होंगे, कविताएं आपने सुनी होंगी। देखिए यहाँ पर एक कविता है, इसके द्वारा हमें जो जल चक्र है या वाटर साइकिल है, इसके बारे में भी पता चलता है। क्या है कविता, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मॉनसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। यानी समुद्र से क्या होता है, पानी ऊपर उठता है, और ये पानी जो वाष्प है ये ऊपर उठती है, वहाँ ठंडी होकर क्या होते हैं, ये जब बादल बन के फिर से नीचे बरसकर समुद्र में मिल जाते हैं। देखिए वर्षा हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है, लेकिन कभी कभी इसके कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। आपने सुना होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदियों में बहुत अधिक पानी आ जाता है, वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिससे मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को दूसरे वीडियो में, जो अगला वीडियो होगा उसमें जानेंगे। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे पवन, तूफान और चक्रवात का सेकंड पार्ट।